गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा धरोह स्वामिनी नाटक का उद्देश्य, उसका प्रतिपाद्य या नाटक में उठाई गई जो समस्याएं हैं उनके बारे में विचार करना और इसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करना। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक धरोह स्वामिनी का उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो जितने भी साहित्यकार होते हैं, किसी भी विधा का लेखन कर रहे हों, तो कोई भी रचना का जब वो निर्माण करते हैं तो रचना लिखने से पहले उनका कोई न कोई उसके पीछे मकसद होता है, लिखने का उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद का धरोह स्वामिनी जो नाटक है वो भी एक स्वदेश्यपूर्ण रचना रही है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथानक लेते हुए भी अपने उद्देश्य को धरोह स्वामिनी नाटक के माध्यम से स्पष्ट किया है। और उन्होंने कहा भी है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित जो अंश हैं उन प्रकार घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की रही है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को पथ दिखाने में बहुत प्रयत्न किया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित जो नाटक है धरोह स्वामिनी, उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट है साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना। प्रसाद जी ने अपने नाटक में के माध्यम से देश में एक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना वो चाहते थे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कथा को नाटक के रूप में पिरोया। और नाटककार जिस प्रकार इस कथा में कायर, मदभ, विलासी, अयोग्य व नीच शासक रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त जैसे जो साहसी, वीर, योग्य व्यक्ति के साथ के हाथ में देश की बागडोर सौंपता है, तो उसी प्रकार उन्होंने अपने समकालीन जो परिप्रेक्ष्य है उसमें अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर चंद्रगुप्त के समान शक्तिशाली वीर भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की स्थापना वो करना चाहते थे। और उनकी मान्यता थी कि यदि हमारे देश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त जैसे होंगे तो सकरात जैसे जो विदेशी आक्रमणकारी होंगे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस प्रकार की उनका उद्देश्य रहा है कि वो इस नाटक के माध्यम से साहसी राष्ट्राध्यक्ष की स्थापना करना चाहते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उद्देश्य रहा है कि नारी समस्या को उजागर करना। उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से तत्कालीन जो नारी की समस्या है उसको उजागर करना उनका उद्देश्य रहा है। लेखक के अनुसार जो भारतीय समाज है एक वो हमारा पुरुष प्रधान समाज है और प्राचीन काल से रहा भी है, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा बहुत कुछ अंतर हुआ है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर पुरुष प्रधान ही कहलाता है। जिस प्रकार की हमारी वर्तमान में दशा है, जिस प्रकार का हमारे समाज में प्रचलित जो रूढ़ियाँ हैं, जिसमें स्त्रियां अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पुरुषों पर आश्रित रहती हैं, पुरुष स्त्रियों को पशुओं से अधिक कुछ नहीं समझता। लेकिन वर्तमान समाज में कुछ परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन रहा है शिक्षा का कारण, क्योंकि आजकल स्त्रियां शिक्षित होने के बावजूद अपने ऊपर अलग किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करती हैं, और कौन, जो स्त्रियां शिक्षित हों। और इसमें लेखक ने रामगुप्त के द्वारा धरोह स्वामिनी या सकराज के द्वारा कोमा के प्रति किए गए जो अत्याचार हैं उनका भी नारी समस्या के रूप में उनको भी उजागर किया है। और धरोह स्वामिनी द्वारा अपनी रक्षा का भार स्वयं लेने की बात कहलाकर नारी उत्थान की प्रेरणा भी दी है, क्योंकि जब रामगुप्त धरोह स्वामिनी को सकराज की शर्त के रूप में उसे सौंपने के लिए तैयार हो जाता है तो धरोह स्वामिनी स्वयं अपनी रक्षा करने का उन्हें वचन देती है। और धरोह स्वामिनी की तरह आज की जो नारी हैं अपनी रक्षा का भार स्वयं उठाने में सक्षम हैं, और उनकी अगर इस प्रकार की जो सक्षमता अन्य नारियों में भी हो तो आधी से अधिक जो समस्याएं हैं वो स्वयं ही ठीक हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, विवाह की समस्या। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से होने वाले विवाह के समय युवक युवतियों की जो आपसी सहमति है वह न होने की समस्या को भी इस नाटक के माध्यम से उजागर किया है कि जिस प्रकार धरोह स्वामिनी के जो पिता थे उन्होंने सम्राट समुद्रगुप्त को
वीर तथा शक्तिशाली जानकर उन्हें अपनी पुत्री को गुप्त कुल की वधू बनाने का निश्चय किया था और उन्हें समर्पित अपनी मृत्यु से पहले उन्हें समर्पित कर दिया था, क्योंकि समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का विवाह अपने योग्य पुत्र चंद्रगुप्त से करना चाहते थे। और समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन आया और जो महामंत्री थे शिखर स्वामी या रामगुप्त को वो छल कपट के कारण उन्होंने राजा बनाया और ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी उनके साथ करवा दिया। परंतु रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से प्रेम नहीं करता था और समय आने पर वह सकराज को उपहार स्वरूप भी ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो गया था उसकी शर्त के मुताबिक, और इस बात का ध्रुव स्वामी ने कड़ा विरोध भी किया था। चंद्रगुप्त की सहायता से सकराज को उन्होंने मारने में उनका सहयोग किया था और चंद्रगुप्त के साथ उसकी मृत्यु के बाद विवाह कर लिया। और इसके बाद इस घटना के माध्यम से लेखक आधुनिक संदर्भ में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों का जो विवाह है न तो छोटी उम्र में तय करना चाहिए न उनकी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि इस प्रकार अगर विवाह किया जाता है तो उसके परिणाम भयंकर होते हैं। स्टूडेंट्स, त्याग और उदारता की भावना पर बल, इसमें प्रसाद जी ने लोगों को अपने में त्याग एवं उदारता की भावना को विकसित करने की प्रेरणा दी है। और इसमें राजा समुद्रगुप्त ने अपने मरने से पूर्व उनका जो छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त उसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि जो उनका बड़ा पुत्र था रामगुप्त वो सिंहासन के योग्य नहीं था, वह अयोग्य था। इसलिए उन्होंने अपना राज्याधिकार और चंद्रगुप्त ने इसलिए अपना राज्याधिकार छोड़ दिया था कि क्योंकि प्राचीन काल से यही परंपरा चली आ रही थी कि पिता की राजगद्दी पर बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, लेकिन पिता ने उन्हें अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया था। लेकिन घर में किसी प्रकार की कोई कलह न हो इस प्रकार का निश्चय करके उन्होंने इस राज्याधिकार के लिए त्याग कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस घटना से चंद्रगुप्त के त्याग और उनकी उदारता का परिचय वास्तव में मिलता है और यही भावना समाज में भी प्रसाद जी भरना चाहते थे। इस नाटक के माध्यम से प्रेम भावना का विस्तार, लोगों में प्रेम भावना का विस्तार करना चाहते थे। और मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसमें भी युवावस्था तथा वो भी युवावस्था का जो समय होता है बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 4 अलग अलग आश्रम होते हैं, बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य अवस्था और उसके बाद संन्यास। और इस प्रकार जो 4 आश्रम हैं उनके अनुसार जो युवावस्था होती है उसको बहुत कम समय मिलता है। और युवावस्था में तो क्या है, इस छोटे से जीवन को प्रसाद जी प्रेम में बनाना चाहते थे। लेखक अपने इस मंतव्य को अपने काल्पनिक पात्र कोमा के माध्यम से प्रकट भी करना चाहता है और ये भी बता देना आवश्यक समझता है कि मनुष्य के हृदय में प्रेम के जो भाव होते हैं उनका विस्तार करने की प्रेरणा वो इस नाटक के माध्यम से देना चाहता था कि मनुष्यता की विलासिता का उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से घोर विरोध किया है। अत्याचार एवं दुष्प्रवृत्तियों की समाप्ति। स्टूडेंट्स, प्रसाद जी के इस नाटक का एक उद्देश्य ये भी था कि लेखक इस नाटक के माध्यम से जो तत्कालीन समाज में फैले हुए अत्याचार या दोष प्रवृत्तियां हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं, उनको समाप्त करना चाहते थे। और इस नाटक में लेखक ने सकराज, रामगुप्त एवं शिखर स्वामी के अत्याचारों एवं बुराइयों को चंद्रगुप्त द्वारा समाप्त करवाकर एक शांतिप्रिय जो समाज है उसकी स्थापना पर बल दिया था। और वे वर्तमान जो भारतीय समाज है उसमें ऐसे समाज के रूप में उसको देखने का प्रयास कर रहे थे कि इसमें भाई के प्रति प्रेम और समाज में किसी प्रकार का कोई अत्याचार न करे। प्राचीन इतिहास की जानकारी। स्टूडेंट्स, प्रसाद जी ने इस नाटक के सभी उद्देश्यों के साथ एक प्रमुख उद्देश्य ये भी रखा है कि वह इसके माध्यम से जो भारतवासी हैं उन्हें अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी देना चाहते थे। और भारतीय जो इतिहास है उसका वर्णन उन्होंने इस नाटक में दिखाया है और इसमें भारत के इतिहास को स्वर्णकाल कहा जाता है और ऐसा इस नाटक के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि इतिहास के कुछ कठिन और जटिल होने के कारण न तो कोई इसे पढ़ता है और न समझता है, परंतु लेखक की मान्यता ये रही है कि इतिहास वह शिक्षक है
जिसे शिक्षा पाकर हम न केवल अपने वर्तमान अपितु अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना के रूप में ये इस प्रकार का ऐतिहासिक नाटक लिखकर एक रोचक सरल रचना बनाकर पाठक के सामने प्रस्तुत की, ताकि वह इसे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। स्टूडेंट्स, देशभक्ति की भावना जागृत करना। स्टूडेंट्स, प्रसाद जी द्वारा लिखित जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, वास्तव में ये एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना को प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और इस नाटक में जब ये लिखा गया था तो उस समय हमारा भारत देश स्वतंत्र था। उस समय के प्रत्येक कवि और लेखक का ये फर्ज बनता था कि वह अपने साहित्य के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करे, क्योंकि स्टूडेंट्स कहा गया है कि जैसा हम साहित्य पढ़ेंगे वैसा हमारा मन होगा। जो हिंदी साहित्य में जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने भी उस समय जब हम स्वतंत्र थे तो उन्होंने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सोजे वतन नामक एक पुस्तक लिखी थी, कि जिसके माध्यम से पाठकों के